हेलो बच्चों, सब कैसे हैं? आज हम लोग एक नया टॉपिक देखेंगे, एरर एनालिसिस। तो बच्चों तैयार हो जाइए एरर एनालिसिस समझने के लिए। हमारे फिजिक्स में क्लास 11th में एक टॉपिक है एरर एनालिसिस। तो बच्चों इस टॉपिक को समझने के लिए हमें जरूरी है कि कुछ बातें हम पहले समझ लें। सबसे पहले आप लोग समझोगे एक्यूरेसी क्या होती है और प्रिसीजन, ये दो बातें हैं। एक्यूरेसी और प्रिसीजन, इनको समझना है जरा हम लोगों को, जरा ध्यान से देखिए। इनको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, उससे आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे आप लोग जानते हो कि जब कभी निशानेबाजी होती है तो उसमें जब प्रैक्टिस की जाती है तो कुछ इस तरीके से एक ब्लॉक बना देते हैं, देखिए जरा ध्यान से। और इस ब्लॉक में हमने दो सर्किल बना दिए, कॉन्सेंट्रिक सर्किल, और इसमें ये हो गई बेल आइज, है ना। और अब इसमें जरा देखिए, मान लिया आपको बोला जा रहा है कि भाई आप इसमें 8 बार प्रयास करिए, 8 टाइम्स ट्राई करिए, 7 टाइम्स ट्राई करिए, 6 टाइम ट्राई करिए इस बलाई पे निशाना लगाने के लिए। तो इसके लिए क्या करते हैं भाई? अब जैसे ऐसा भी हो सकता है कि जब प्रैक्टिस होगी तो उस प्रैक्टिस में कहीं यहां पर निशाना लग जाए, या हो सकता है यहां निशाना लग जाए, या हो सकता है यहां कुछ निशाना पहुंच जाए, है ना। तो इस प्रकार से कहीं पर भी ये हो सकता है, बाल ये हमारी निशाना लग सकता है। 1 2 3 4, मान लिया हमने 6 दिया था, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें देखिए आप लोग बहुत ध्यान से देखिए, तो इसमें आप लोगों को लग रहा है कि ये जो निशाना लग रहा है, जो टारगेट किया जा रहा है, इसमें ये टारगेट यहां से बहुत दूर है। हमारा जो टारगेट है ये बलाई, है ना। तो इस टारगेट से ये जो हमारे निशाने हैं ये काफी दूर जा रहे हैं। तो यहां पर इसका मतलब ये हुआ, इसको तो कहेंगे नहीं, सही नहीं है। तो यहां पर ये जो एक्यूरेसी है, वैसे तो एक्यूरेसी और प्रिसीजन को बहुत सामान्य अर्थों में बहुत एक सेम मीनिंग में लिया जाता है, लेकिन यहां साइंस की लैंग्वेज में हम सेम मीनिंग में नहीं ले सकते हैं। क्या? जैसे निशाने हमारे बहुत दूर दूर है, इसके बहुत पास में नहीं है, तो इसकी एक्यूरेसी नहीं है। एक्यूरेसी तो तब होगी जब ये इसके बिल्कुल पास में जाए या इसी पर हिट करे, है ना। और प्रिसीजन का मतलब ये होता है आपका जो वैल्यू है, यानी जो आपके टारगेट है, ये कहीं इधर जा रहा है, कहीं दूर जा रहा है, कहीं पास में आ रहा है, यानी ये टारगेट भी एक जगह पर नहीं है। इससे साफ पता चलता है ये लो एक्यूरेसी है, यानी एक्यूरेट भी नहीं और ना ही प्रिसाइज है। तो ये जो आपका एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट निकला वो निकला क्या? लो एक्यूरेसी और लो प्रिसीजन। इस टेस्ट में तो ऐसा ही निकलेगा। अब जरा हम दूसरा एक्सपेरिमेंट देखते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। हो सकता है कुछ कम समझ में आया हो, लेकिन बिल्कुल चिंता न करें, धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होगा आप लोगों को समझ में तो आएगा, अच्छा समझ में आएगा। अभी मैं फिर से सेम एक्सपेरिमेंट लेता हूं, जरा देखिए। अब ये बलाई हो गई, निशाना बिल्कुल टारगेट हो गया कि यहीं पर सबको निशाना करना है, टारगेट करना है। तो फिर जब आप देखोगे तो ऐसा भी हमारा पॉसिबल हो सकता है कि ये वैल्यूज यहां पर जा रहे हैं। देखिए आप जरा ध्यान से देखिए, हमारे पास 6 टारगेट थे, 1 2 6
वो ट्राई करने थे हमको, 6 बार हमको मिला था मौका, 6 टाइम, 1 2 3 4 5 और एक और ले लीजिए। तो यहां पर आपने ये देखा कि जो हमारे 6 बार जो हमने प्रयास किया है, तो ये लगभग एक जगह पे है, लगभग एक जगह पर। तो इसमें ये पता चल रहा है, ये बार बार आप प्रयास कर रहे हैं, बहुत आप एक ही जगह पे बार बार प्रयास कर पा रहे हो, यानी प्रिसीजन तो आपका अच्छा है, यानी आप बहुत दूर इधर उधर नहीं भाग रहे हो, लेकिन टारगेट से तो दूर है। जब टारगेट से दूर है तो इसका मतलब ये हो गया कि एक्यूरेसी तो नहीं है लेकिन प्रिसीजन है। प्रिसीजन का मतलब ये हो गया कि जो बार बार हम प्रयास कर रहे हैं वो एक दूसरे से बहुत पास पास है। ठीक है, तो जरा देखिए, तो इसमें क्या माना जाएगा, एक्यूरेसी तो हाई हो गई, हाई एक्यूरेसी हो गई, सॉरी हाई प्रिसीजन हो गया, एक्यूरेसी नहीं होगी, हाई प्रिसीजन हमारा हो गया क्योंकि पास पास जा रहे हैं, लेकिन एक्यूरेसी हाई नहीं है क्योंकि ये हमारे टारगेट से हमारे निशाने बहुत दूर दूर लग रहे हैं, तो ये लो एक्यूरेसी होगी, एक्यूरेसी इसमें बच्चों लो होगी। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं जरा अगले एक्सपेरिमेंट की। अगले एक्सपेरिमेंट में हमने जैसे देखा, यहाँ पे देखिए फिर से वही हम सेम अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो इसमें जरा देखिए, अब टारगेट हमारा ये हो गया, ठीक है। अब इसमें देखिए कोई 6 बार के प्रयास में आपने ये निशाने लगाए, 1 2 3 4 5 6 निशाने हैं। तो आपने 6 बार जब प्रयास किया तो आप टारगेट के तो बहुत पास में पहुंच गए, टारगेट के तो पास में, लेकिन आपके निशाने इस टारगेट के चारों तरफ, यानी एक पास में नहीं, दूर दूर है, यानी इस टारगेट से चारों तरफ है। तो इससे क्या है, एक्यूरेसी तो है, यानी ये टारगेट के तो बिल्कुल पास पहुंच गया है, लेकिन प्रिसीजन नहीं है, प्रिसीजन कम है, यानी लो प्रिसीजन है लेकिन एक्यूरेसी हाई है। तो बच्चों इसमें क्या हुआ, लो प्रिसीजन बट हाई एक्यूरेसी, तो एक्यूरेसी इसमें हाई हो जाएगी। तो अब इसमें आपने क्या समझा, आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे टारगेट के पास में है तो एक्यूरेसी तो है, ठीक है ना, यानी टारगेट पे हमें हिट करना था तो एक्यूरेसी टारगेट के पास तो पहुंच रहा है, लेकिन क्या है कि ये चारों तरफ है, यानी दूर दूर थोड़ा सा है, मतलब ये नहीं कि बहुत पास पास हो जाए, जिससे जैसे इसमें क्या था, बिल्कुल पास पास थे लगभग, है ना, इसमें पास पास थे, तो इसकी हमारी एक्यूरेसी तो नहीं है, देखिए दूर है, लेकिन प्रिसीजन है, यानी ये बहुत पास पास में, आपस में तो पास पास है। इसमें क्या है, एक देखिए इधर है तो नीचे है, एक इधर है, इस प्रकार से इस केस में हमारा प्रिसीजन लो होगा, एक्यूरेसी हाई होगी क्योंकि टारगेट के बिल्कुल समीप पहुंच गए हैं, क्लोज में है। अब इसी पर एक लास्ट और देख लीजिए, इसमें क्या है कि अपना एक्सपेरिमेंट तो वही है, देखिए जरा ध्यान, ये इसमें हमारा जो हिट करेंगे जब हम निशाना इसमें लगा रहे हैं, है ना, तो इसमें आप जरा देखिए ध्यान से, क्या है कि टारगेट तो हमारा ये हो गया, इसमें अगर इस प्रकार से निशाने लग रहे हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6, इसमें देखिए बिल्कुल पास पास में एक जगह पर ही है, बहुत दूर दूर इधर उधर नहीं भाग रहे हैं। तो इसमें क्या है कि निशाने के पास में, यानी टारगेट के पास में भी है और आपस में भी बहुत नजदीक है, जितना नजदीक हो सकते हैं, है ना। तो जिसमें बेटा क्या होगा कि हाई एक्यूरेसी है क्योंकि टारगेट के एकदम नजदीक है, तो इसमें क्या पता चला, हाई एक्यूरेसी हो गया और हाई प्रिसीजन भी है। हाई प्रिसीजन क्यों है, क्योंकि ये आपस में बहुत क्लोज हैं, जितने भी हिट किए हैं पॉइंट, ये पास पास, जो निशाने हमारे लगे हैं वो एकदम पास पास हैं, तो हाई प्रिसीजन हो गए। तो मुझे लगता है आप लोग बच्चे प्रिसीजन, एक्यूरेसी और प्रिसीजन समझ गए होंगे। तो इस एक्सपेरिमेंट से हम जान पा रहे हैं कि एक्यूरेसी क्या है कि द एक्सटेंट अप टू हिच हमारा जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, जब कभी हम वैल्यू मेजर करते हैं, ऑब्जर्व्ड वैल्यू है या जो भी हम वर्क कर रहे हैं, जो भी हमारा टारगेट है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू इज क्लोज टू द
ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू का मतलब है कि जो करेक्ट वैल्यू है उसके जब हमारा एकदम नजदीक होगा, जैसे इसमें टारगेट के जब नजदीक हो गया तो एक्यूरेसी इसकी बढ़ गई। तो एक्यूरेसी वास्तव में क्या है, मेजरमेंट के समय में एक्यूरेसी का मतलब यह है द एक्सटेंट अप टू हिच, जहां तक हमारा जो मेजर्ड वैल्यू है इज क्लोज टू द ट्रू वैल्यू, दैट इज करेक्ट वैल्यू। यानी हमारी करेक्ट वैल्यू के जितना नजदीक होगी मेजर्ड वैल्यू, दैट वैल्यू इज मोस्ट एक्यूरेट, दैट इज दिस इज कॉल्ड एक्यूरेसी। और प्रिसीजन में क्या, प्रिसीजन में क्या होगा, प्रिसीजन में जो हमने मेजर्ड वैल्यूज किया है, हमारा एक्सपेरिमेंट है, हम कई सारी वैल्यू मेजर्ड कर रहे हैं, तो वो जो मेजर्ड वैल्यूज हैं अगर वो आपस में बहुत पास पास है, बहुत नजदीक है, जैसे हमने मेजर्ड किया कि कोई वैल्यू, ये हमारा सपोज ट्रू वैल्यू है और हमने जो वैल्यू मेजर्ड किया है सपोज 2 है ना, और 2.1 या 1.9, आप देख रहे बिल्कुल इस 2 के करीब में है, या 2.2 भी इवन ये आपस में पास पास में है। लेकिन अगर यही कहीं 3.5 हो जाए तो ये जो वैल्यूज आए हैं इनके बिल्कुल क्लोज नहीं होगी, ये बहुत दूर हो जाएगी, है ना, ये थोड़ा सा दूर हो जाएगी, ज्यादा दूर हो जाएगी। तो ये वैल्यू हमारी क्या है कि प्रिसाइज में नहीं आएगी, ठीक है ना। तो ये रीडिंग्स जो आ रही, मेजरमेंट्स आ रहे हैं, दे आर क्लोज टू ईच अदर। जब ये आपस में क्लोज है इसका मतलब ये हो गया दे आर प्रिसाइज, तब हम कहेंगे प्रिसाइज वैल्यू है, ठीक है ना। अच्छा, जिस इंस्ट्रूमेंट से एक्यूरेट वैल्यू, ठीक है ना, अच्छा होगा, ठीक है। अब बात हमारी एक्यूरेसी और प्रिसीजन की हो गई। यहां हमने एक्सपेरिमेंट से आपको समझाया कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन क्या होता है, ठीक है बच्चों। तो यहां पर क्योंकि फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो यहां पर मेजरमेंट ही होगा, मेजरमेंट से ही हम लोग फिजिक्स को समझते हैं, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंट करते हैं तो भी मेजरमेंट करना होता है। तो अब हम बच्चों आगे देखते हैं कि क्योंकि चैप्टर तो हमारा एरर एनालिसिस है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि एरर इन मेजरमेंट, है ना। जब हम मेजरमेंट करते हैं, मेजरमेंट तो आप लोग भैया जानते हो कि फिजिक्स में प्रैक्टिकल्स होते हैं, तो प्रैक्टिकल्स में क्या किया जाता है, हम लोग मेजर ही तो करते हैं, हम लोग मेजरमेंट ही तो करते हैं ना। तो अब जैसे हम कोई मेजरमेंट कर रहे हैं, किसी क्वांटिटी का मेजरमेंट कर रहे हैं, चलिए हम बता दें, थोड़ा सा हेडिंग डाल दें पहले, एरर इन अ मेजरमेंट, एरर इन अ मेजरमेंट, ध्यान से देखिए, एरर इन अ मेजरमेंट। देखो बच्चों, जब भी हम कोई मेजरमेंट करते हैं, कोई भी मेजरमेंट करें, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से करें, अब जैसे हम टाइम से भी टाइम मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना, स्टॉप क्लॉक से कर सकते हैं, या हम किसी स्केल से कोई रीडिंग ले रहे हैं, वर्नियर कैलिपर से रीडिंग ले रहे हैं, जो भी है, तो किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट से हमें रीडिंग लेनी होती है। लेकिन जब हम रीडिंग लेते हैं, दैट रीडिंग इज एब्सोल्युटली करेक्ट, क्या परफेक्ट रीडिंग होती है बच्चों? किसी भी क्वांटिटी को मेजर करते समय जब हम रीडिंग लेते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से, वो परफेक्टली मेजरमेंट परफेक्टली एक्यूरेट नहीं होती है। परफेक्टली एक्यूरेट का मतलब एक्यूरेसी अभी हमने समझाई थी, यानी जो ट्रू वैल्यू है, बिल्कुल सही वैल्यू है, उसके बिल्कुल नजदीक, यानी उसके बिल्कुल क्लोज में वो वैल्यू हो सकती है, लेकिन एग्जैक्ट वही वैल्यू जरूरी नहीं कि हो ही। यानी एक प्रकार से आप ऐसा कह सकते हो कि हम किसी भी प्रकार से, कितनी भी एक्यूरेसी से, कितने भी प्रिसाइजली, कितने भी एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट से हम किसी मेजरमेंट को, किसी रीडिंग को मेजर करते हैं, पर तब भी रीडिंग परफेक्टली एक्यूरेट नहीं होती है। कहने का मतलब ये हो गया कि हमेशा मेजर्ड वैल्यू में, या जो भी मेजर्ड वैल्यू है किसी क्वांटिटी की, वो हमेशा क्या होती है, करेक्ट नहीं होती है। बिल्कुल उस वैल्यू को हम करेक्ट नहीं कह सकते, नहीं, अनसर्टेनिटी उसमें होती है, ठीक है बच्चों। अनसर्टेनिटी, ये जो अनसर्टेनिटी वर्ड आया किसी भी मेजरमेंट में, वास्तव में यही एरर कहलाता है, उस क्वांटिटी में, जिस क्वांटिटी में अनसर्टेनिटी है। तो बच्चों सीधी सी बात है, एरर इन मेजरमेंट क्या हुआ,
हमने जितना भी बताया उसमें क्या निकल के रिजल्ट आता है कि अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट इन अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट या अनसर्टेनिटी ऑफ ए मेजरमेंट बोल दीजिए, ठीक है, ऑफ ए मेजरमेंट इज टेक्निकली कॉल्ड एरर। इसे ही बच्चों हम एरर कहते हैं। यानी कोई भी रीडिंग हम ले रहे हैं वो एग्जैक्ट करेक्ट नहीं होगी, कितना भी हम उसको सही से मेजर करें, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें कुछ न कुछ डिफरेंस जरूर आएगा। कम वैल्यू होगी हमारी ट्रू वैल्यू से, या करेक्ट वैल्यू से ग्रेटर होगी या लेस होगी, कम होगी, ज्यादा होगी या कम होगी, यानी एग्जैक्ट नहीं हो सकती है ना, कितना भी हम उसको मेजर करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गलती हो जाती है, उसको हम आगे आपको बताते हैं। तो बच्चों सबसे पहले तो आपने देख लिया कि व्हाट इज एरर इन ए मेजरमेंट, ठीक है। एरर को हमेशा, एरर इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। तो बच्चों इसको हमेशा एरर को परसेंटेज में ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, एक बात ये भी जान लीजिए। अब हम आगे देखते हैं, ये ध्यान रखिएगा, एरर इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, यानी कभी भी एरर को हमें अगर रिप्रेजेंट करना है, एक्सप्रेस करना है, तो हमेशा उसे किस में करेंगे, परसेंटेज में करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखो। अब बात आती है कि सपोज मान लेते हैं हमें डेंसिटी मेजर करना है, सपोज डेंसिटी मेजर करना है, या कोई भी कैसा भी आप मेजर कर सकते हो, कोई भी आप क्वांटिटी मेजर कर सकते हो। सपोज हम डेंसिटी की बात कर लेते हैं। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो सबको पता है ये मास अपॉन वॉल्यूम होता है डेंसिटी। अब देखिए जरा ध्यान से, अब हमें सपोज कि डेंसिटी मेजर करना है, हमें किसी सब्सटेंस की डेंसिटी निकालनी है, तो डेंसिटी निकालने के लिए मास और वॉल्यूम को कैलकुलेट करना होगा। हम मास कैलकुलेट करेंगे मास मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट से, वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे वॉल्यूम मेजर करने वाले से। तो आप देखोगे हम इन दोनों को जब मेजर करेंगे तब डेंसिटी फाइंड कर पाएंगे। तो अब डेंसिटी की एक्यूरेसी क्या होगी, एक्यूरेसी ऑफ डेंसिटी डिपेंड्स अपॉन द एक्यूरेसी ऑफ मास एंड वॉल्यूम। यानी डेंसिटी की एक्यूरेसी जो होगी, यानी जो सही वैल्यू, यानी जो एकदम एक्यूरेट होगी, तो वो डिपेंड कर रही मास और वॉल्यूम पे, क्योंकि जितनी ज्यादा हमारा मास और जितना ज्यादा वॉल्यूम सही होगा उतनी ही सही वैल्यू डेंसिटी की आएगी। अगर ये मास वॉल्यूम गलत मेजर हो जाए तो क्या होगा, डेंसिटी भी गलत मेजर हो जाएगी। तो अब जरा हम समझते हैं कि इस आधार पे जो मेजरमेंट की जो एरर होती है, कैसे हम देखेंगे कि एरर हमारी दो प्रकार की होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एरर, टू टाइप्स, किसी भी मेजरमेंट में, इन ए मेजरमेंट देयर आर टू टाइप्स ऑफ एरर। किसी भी मेजरमेंट में, यानी जब हम कोई वैल्यू मेजर करते हैं तो उसमें दो प्रकार की एरर पॉसिबल है, संभव है कि इस प्रकार की एरर हो। क्या, सबसे नंबर वन देखिए, फर्स्ट नंबर वन सिस्टमैटिक एरर, सिस्टमैटिक एरर। नंबर टू रैंडम एरर, रैंडम एरर। देखिए ये बच्चों दो प्रकार की एरर की बात हम करेंगे, एक हमारा सिस्टमैटिक एरर और दूसरा है रैंडम एरर। तो सबसे पहले सिस्टमैटिक एरर को देखेंगे, देन रैंडम एरर को देखेंगे। तो सिस्टमैटिक एरर क्या है, देखो सिस्टमैटिक एरर को भी हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं। क्या है वो थ्री पार्ट, नंबर वन एक है बेटा इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर है ना, और सेकंड क्या है, सेकंड में हमारा है इनपरफेक्शन, है ना। सेकंड में दो प्रकार की, इसमें तीन प्रकार की एरर है, तीन प्रकार की एरर में क्या है, एक इंस्ट्रूमेंटल एरर हो जाएगा, है ना,
और दूसरा क्या होगा कि ग्रास एरर भी इसी में बेटा शामिल है ना, इसी सिस्टमैटिक एरर में ग्रास एरर भी शामिल है, ठीक है। और थर्ड हमारा जो है वह है इम्परफेक्शन, है ना, इम्परफेक्शन ऑफ एरर। इसमें हमारा बेटा एक इम्परफेक्शन होता है, एरर एक एरर इम्परफेक्शन के कारण भी होती है, यानी जब कभी हम रीडिंग को नहीं सही से मेजर कर पाते हैं, ठीक है ना, अभी मैं बताऊंगा इसके बारे में। थर्ड, एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन, इसका मतलब बताऊंगा मैं भी, इम्परफेक्शन। अच्छा, तो सबसे पहले हम इंस्ट्रूमेंटल एरर को समझेंगे। नाम से ही पता चल रहा है, देखो बच्चों, ये इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या है भाई? किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमें क्या होता है, हमें जरूरत होती है किसी इंस्ट्रूमेंट की, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट में जैसे क्या होता है, अलाइनमेंट सही नहीं है उसका, ठीक है ना, उसमें कैलिब्रेशन नहीं सही है, और क्या है कि क्या इंस्ट्रूमेंट, यानी इसमें एक प्रकार शॉर्टकमिंग इन द इंस्ट्रूमेंट बोल दिया, यानी इंस्ट्रूमेंट जो कहीं से जहां से भी बनाया गया है, जहां भी मैन्युफैक्चर हुआ है, वहां उसकी जो डिजाइन है, अलाइनमेंट है, वो सही नहीं है, तो अपने आप से वो इंस्ट्रूमेंटल एरर बन जाएगी। जैसे आप लोग जब कभी वर्नियर कैलिपर से मेजरमेंट करते हो तो उसमें भी एरर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। आपने सुना होगा कि वर्नियर कैलिपर्स में जो एरर होती है वो जीरो एरर होती है। जीरो एरर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो पॉसिबल है कि जीरो एरर हो। तो इस प्रकार की जो एरर होंगी, जो इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड होंगी, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होगा, दैट इज इंस्ट्रूमेंटल एरर होगा बेटा। अब सेकंड में आइए, ग्रास एरर। ग्रास एरर देखिए कुछ नहीं है, ये ग्रास एरर वास्तव में क्या है कि ये इम्प्रॉपर, ये जो लैक ऑफ इम्प्रॉपर एडजस्टमेंट ऑफ एक्सपेरिमेंटल इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसमें हम उसको क्या है कि सही से एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना, तो इम्प्रॉपर एडजस्टमेंट किसी इंस्ट्रूमेंट में वो ग्रास एरर के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। या इसी में कंप्यूटेशनल एरर भी आता है, यानी अगर हम कोई रीडिंग फाइंड कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं, हम इसको कंप्यूट नहीं कर पा रहे हैं, निकाल नहीं पा रहे हैं, सही से रीडिंग नहीं कर पा रहे हैं, कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे, ठीक है ना, कंप्यूट नहीं कर पा रहे हैं, मतलब ये आप, ठीक है ना, तो वो इस प्रकार की एरर जो आएगी बच्चों, वो ग्रास एरर के अंतर्गत आएगी, ठीक है ना। अब इसमें अब देखिए थर्ड हमारा क्या है, थर्ड में है एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन। अब देखिए हम इम्परफेक्ट नहीं, वो एक प्रकार से कि हमें एक ऐसे समझ लीजिए आप, एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन में जैसे हम लोग कभी एक्सपेरिमेंट जो कर रहे हैं उसको करने का जैसे हमें तरीका नहीं पता है, ठीक है ना, तो हम उसको नहीं से कर पा रहे हैं, तो वो इम्परफेक्शन में आ जाएगा कि सही से बिल्कुल हम रीडिंग लेना है, हमको नहीं ले पा रहे हैं, तो वो एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन में आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद देखिए, ये सब एरर ऑल एरर्स में भी ये पॉसिबल हो सकते हैं, किसी में नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन कोई ना कोई एरर तो संभव है कि हो। इसके बाद बच्चों हमारा आता है रैंडम एरर। ये जो रैंडम एरर है, ये इसको जरा समझते हैं। रैंडम एरर अराइजेज ड्यू टू टू काजेस, दो चीजों की वजह से हो सकता है। जैसा पहले फर्स्ट ऐसा भी संभव है कि हम इसका जैसे बताया इसमें एक स्मॉल चेंज इन कंडीशन ऑफ एक्सपेरिमेंट, जैसे कोई मेजरमेंट कर रहे हैं, रीडिंग निकाल रहे हैं, तो उसमें स्मॉल चेंज आ गया कंडीशन में। कंडीशन में स्मॉल चेंज का मतलब ऐसे समझ लीजिए आप, जैसे कभी कोई एक्सपेरिमेंट आप ड्यूरिंग विंटर कर रहे हैं तो, और ड्यूरिंग समर कर रहे हैं, तो उसमें देखिए डिफरेंस आ गया। अगर टेम्परेचर से रिलेटेड है तो कोई इंस्ट्रूमेंट है तो कुछ उसका जानते हो कि एक्सपेंशन ड्यू टू हीट, है ना, तो क्या है कि कोई इंस्ट्रूमेंट हमारा एक्सपेंड हो गया हीट की वजह से, या कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो ये पॉसिबल है, ठीक है ना, इसकी वजह से भी हो सकता है। दूसरा क्या है
कि हम रीडिंग लेने में गलती कर रहे हैं। हमारा जजमेंट जो रीडिंग लेने में है, हम कोई रीडिंग जैसे हमारी आ गई है 2.3, अब इसको हम सपोज एकदम वर्टिकल देखेंगे, बिल्कुल सीधे देखेंगे, तो हो सकता है कि हम 2.3 इसको रीड कर लें, लेकिन मे भी कि हम रीडिंग थोड़ा सा इस तरीके से कहीं ऐसे करके देखेंगे। मतलब एक रीडिंग लेने का जो तरीका है, अगर उसमें कमी है तो भी ये एरर पॉसिबल है, ठीक है ना। तो हमारा जो जजमेंट है, जो हम रीडिंग ले रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं वैल्यू को एक्सपेरिमेंट में मेजरमेंट करने के समय में, अगर ये हमारा जजमेंट सही नहीं है तो भी एरर पॉसिबल है। तो ये दीज टू टाइप्स ऑफ एरर जो है ये रैंडम एरर के अंतर्गत आती है, ठीक है बच्चों। तो हमने यहां पर आपको दो प्रकार की एरर बताई, एक सिस्टमैटिक, दूसरा रैंडम एरर, ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान से आप लोग समझ लीजिएगा। आप लोग जरा देखिए आगे ध्यान से, हम बताते हैं आप लोगों को। इसके आगे देखते हैं कि हाउ टू करेक्ट रैंडम एरर, यानी हम रैंडम एरर को कैसे कम कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं, या इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। जो रैंडम एरर आती है उसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं उसको देखते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए देखते हैं। तो रैंडम एरर को मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, देखिए रैंडम एरर कैन बी मिनिमाइज्ड by taking arithmetic mean of large value of measurement, of large values of measurements of a quantity। जैसे कोई क्वांटिटी है, उसको जब हम बार बार कई सारी वैल्यूज निकालते, एक्सपेरिमेंट करते समय हम एक बार रीडिंग नहीं लेते हैं, हम बार बार उसकी एक्सपेरिमेंट करते हैं, बार बार उसकी वैल्यू को फाइंड करने की कोशिश करते हैं, तो हर बार वो कहीं ना कुछ चेंज आती है। कभी आ गई 2.3 आ गई, कभी 2.4 आ गई, कभी 2 आ गई है, कभी 2.1 आ गई, तो इस प्रकार से 2.7 भी आ सकती है। तो इस प्रकार से वैल्यू जो है क्या है, मेजर वैल्यू चेंज आती रहती है, कभी कभी सेम भी आ जाती है, उस तरीके से भी आ सकती है, लेकिन ये सब अलग है। इनमें कौन सही मान ली जाए, तो इसके लिए करते क्या है, ये एक प्रकार से रैंडम एरर का तरीका है, क्योंकि रीडिंग लेने में हमारी ये जो एरर आ रही है, तो इसको क्या करेंगे, मिनिमाइज करने के लिए इन सबका मीन निकाल लेंगे। 1 2 3 4 5, ये 5 रीडिंग्स हैं। इन 5 रीडिंग्स का अगर मीन निकाल लोगे तो अरिथमेटिक मीन आ जाएगा, ठीक है। यानी सबको जोड़ दीजिए। अरिथमेटिक मीन निकालने का तरीका पता है कैसे निकालते हैं, सबको जोड़, जो भी हमारी वैल्यूज आई है सबको जोड़ दीजिए और नंबर ऑफ मेजरमेंट से ऑब्जर्व वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए। तो उससे हमारा क्या है कि ये रैंडम एरर को मिनिमाइज किया जा सकता है। सपोज हमारे पास वैल्यू है A1, A2, A3, A4, A5, दीज आर द 5 वैल्यूज। इन 5 वैल्यूज का अगर हमको क्या निकालना है, अरिथमेटिक मीन निकालना, तो मैं A बार लिख देता हूं और मीन निकालने का तरीका पता है, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5, और जितनी मेजर वैल्यूज हैं उसी से अगर आप डिवाइड कर दीजिए तो ये क्या आ जाएगा, अरिथमेटिक मीन आ जाएगा, ठीक है। तो रैंडम एरर को अगर हमें मिनिमाइज करना है, कम से कम करना, एरर तो होगी ही होगी, लेकिन अगर मिनिमाइज करना है तो उसके लिए हम लोग बच्चों अरिथमेटिक मीन निकाल लेंगे। इस प्रकार से हमारा ये रैंडम एरर मिनिमाइज हो जाएगी, खत्म तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन मिनिमाइज हो जाएगी। और ये अरिथमेटिक मीन जो है इट इज वेरी क्लोज, नजदीक होती है इसकी वैल्यू टू वैल्यू के, जो करेक्ट वैल्यू है उसके बहुत नजदीक होती है ना। इसीलिए ये अरिथमेटिक मीन वैल्यू टू वैल्यू के नजदीक होने की वजह से यही करेक्ट वैल्यू मान ली जाती है। तो अब बच्चों हम आगे देखेंगे, थोड़ा सा आगे देख लेते हैं जिससे कि और इसमें हमें कुछ समझ में आ जाए। जरा देखिए, इसके बाद हम लोग समझेंगे एब्सोल्यूट एरर, है ना। देखिए जरा बच्चों थोड़ा समझ लीजिए, बहुत आसान है, क्योंकि इसमें मोस्टली न्यूमेरिकल्स ही आप लोगों से पूछा जाता है, तो थोड़ा अच्छे से समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी।
तो सबसे अब देखिए इसमें एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, जरा ध्यान दीजिए। एब्सोल्यूट एरर, ये बहुत ध्यान से समझ लीजिए, सबकी जरूरत पड़ेगी इसको समझने में, एक्सरसाइज को समझने में सबकी जरूरत पड़ेगी। तो इसमें एब्सोल्यूट एरर वास्तव में क्या है, देखिए बच्चों, जैसे अभी हमने आपको बताया रैंडम एरर को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, ए बार यानी अरिथमेटिक मीन वैल्यू निकालते हैं। इसी को अगर अरिथमेटिक मीन वैल्यू बोल दो या ट्रू वैल्यू बोल दो, क्योंकि ट्रू वैल्यू के ए वैल्यू बहुत करीब होती है, नजदीक होती है। तो ए बार अरिथमेटिक मीन को है ना रिप्रेजेंट करने के लिए लगाया गया है। तो अब जैसे सपोज यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज आई है A1, A2, A3, A4, इस प्रकार से खूब मान लो डेट 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 एन वैल्यूज आ गई, एन वैल्यूज हमारे पास हैं। तो एब्सोल्यूट एरर वास्तव में क्या है, ये वास्तव में क्या है, दीज आर द इंडिविजुअल वैल्यूज, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है, यानी जो हमने मेजर्ड किए हुए हैं, ठीक है। और ए बार क्या है, मीन है। तो यहाँ एब्सोल्यूट एरर का मतलब बेटा, ये एब्सोल्यूट एरर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे A1 का हमें एब्सोल्यूट एरर चाहिए, देखिए जरा ध्यान से, डेल्टा A1 लिख देंगे। डेल्टा A1 क्या होगा, ध्यान सुनिएगा, एब्सोल्यूट एरर ये डिफरेंस होता है, डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू यानी अरिथमेटिक मीन वैल्यू, ट्रू वैल्यू आर अरिथमेटिक मीन वैल्यू एंड इंडिविजुअल मेजरमेंट, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन। जो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन दिए हैं, ठीक है ना, और मीन वैल्यू है, ट्रू वैल्यू, उसका डिफरेंस होता है, एब्सोल्यूट एरर होता है। जिस भी क्वांटिटी का हम एब्सोल्यूट एरर निकाल रहे हैं, ठीक है, तो उसकी मीन वैल्यू और जो इंडिविजुअल वैल्यू है उसमें डिफरेंस निकालते हैं। फिर से एक बार देखिए, द डिफरेंस बिटवीन मैग्नीट्यूड्स ऑफ ट्रू वैल्यू आर अरिथमेटिक मीन एंड इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन ऑफ अ क्वांटिटी, ठीक है बच्चों। अब जैसे डेल्टा A1 निकाला, इसी प्रकार आप डेल्टा A2 निकालोगे, तो ये A2 का एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा, है ना, एब्सोल्यूट एरर A2 हो जाएगा। ए डिफरेंस, ए बार डिफरेंस A2 लिख दीजिए। सिमिलरली आप डेल्टा A3 भी निकाल सकते हो, डिफरेंस A3। अब ये इस प्रकार से आप किसी को भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो अब बच्चों डेल्टा AN निकाल लीजिए, क्या आएगा, ए बार डिफरेंस AN। अब देखिए यार, डिफरेंस जो मैं लगा रहा हूं, इस डिफरेंस का मीनिंग ये है कि इनका केवल डिफरेंस लेना है। जैसे 2 और 3 में डिफरेंस लेना है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो 1 आएगा। हमें यहाँ 2 - 3 नहीं करना है कि -1 कर दें, ठीक है ना, डिफरेंस लेना है। 2 और 3 में डिफरेंस 1 का है, तो हमें 1 लेना है, यानी पॉजिटिव लेना है। डिफरेंस के बाद जो भी आएगा उसे हमें पॉजिटिव लेना है, ठीक है। तो इसे बच्चों हम एब्सोल्यूट एरर कहेंगे। एब्सोल्यूट एरर सबको समझ में आ गया, ठीक। अब हम एब्सोल्यूट एरर के बाद देखते हैं एब्सोल्यूट मीन, एब्सोल्यूट मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर बोल दीजिए, मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर। देखिए बच्चों, मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर, अब एब्सोल्यूट एरर तो आपको पता है, देखिए डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 तो आप पता है आपको। अब मीन, मीन का मतलब हो गया कि आप इनका मीन निकाल लीजिए, यानी एब्सोल्यूट एरर्स जो आए हैं इनका मीन निकाल लीजिए, वो हो जाएगा मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। तो जैसे मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालोगे, देखिए मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए से तो रिप्रेजेंट करते हैं, तो डेल्टा ए के ऊपर लगा दीजिए बार, तो ये मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू क्या आ जाएगा, इन सबको ऐड कर देंगे, लेकिन इनकी पॉजिटिव वैल्यू ऐड करनी है ना, इसलिए हम यहाँ बार लगा रहे हैं, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2, यानी ये पॉजिटिव वैल्यू लेनी है ना, इसलिए हमने ऐसा किया है। डेल्टा A3 प्लस डेट 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 डेट, लास्ट में क्या आएगा, डेल्टा AN, लास्ट वैल्यू AN है ना, इसलिए अपॉन में क्या करेंगे हम लोग, N से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि मीन निकाल रहे हैं ना, मीन निकालने के लिए जितने होते हैं हमारे वैल्यूज, उससे उतने नंबर से हम डिवाइड कर देते हैं। N हमारे एब्सोल्यूट एरर्स भी होंगे जब N ऑब्जर्वेशन है, तो N से हम डिवाइड कर देंगे, ये बच्चों हो जाएगा मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर के बाद देखिए क्या आएगा,
रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर, रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर। तो अब नाम से ही पता चला फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शनल एरर। तो ये जो मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर आया है उसको ध्यान समझिएगा। फ्रैक्शनल एरर वास्तव में क्या है? जो मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर है, ये देखिए जरा ध्यान से, ये रेशियो है। किसका किसका रेशियो है? मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर है ना टू द मीन वैल्यू। ठीक है बच्चों, तो ये रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर कहलाएगा। ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू को अगर हम उससे डिवाइड कर देंगे मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर को, तो ये वैल्यू आ जाएगी रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर। ठीक है, इसको भी समझ गए होंगे। अब जरा लास्ट में एक और देख लीजिए चीज, क्या है? परसेंटेज, परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर का मतलब क्या होगा भाई? सीधी सी बात है, रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर को अगर आप परसेंट में कन्वर्ट कर दें तो बन जाएगा परसेंटेज एरर। और परसेंट में करने के लिए क्या करते हैं? इस रेशियो को, इस रिलेटिव एरर को या फ्रैक्शनल एरर को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 100 से, क्योंकि परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से ही मल्टीप्लाई किया जाता है। तो बच्चों परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा? डेल्टा ए बार अपॉन ए बार, है ना। तो अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसे क्या बोलेंगे? परसेंटेज एरर। क्लियर है? तो बच्चों इसमें अभी एरर एनालिसिस में थोड़ा सा भी हमको और आगे बताना है, फिर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होंगे। तो हमारे इस वीडियो में आज आप लोग परसेंटेज एरर तक ही पढ़ेंगे। इसके बाद का जो हम बताएंगे आपको वो अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।